तो आज की कहानी है यूइची की, जो कि सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट है। वो आम जिंदगी बिताता है और डेली सुबह उठकर न्यूज़पेपर बेचता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो अपने बेसिक नीड को पूरा कर सके। लेकिन आज यूइची ने जरूरत से ज्यादा काम किया है ताकि वो और भी पैसा कमा सके, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो सभी लोगों को स्कूल ट्रिप पे लेके जा रहा है और यहाँ पे यूइची भी जाना चाहता है क्योंकि उसके दोस्त भी वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ स्कूल में हम उसके सबसे करीबी दोस्तों से मिलते हैं। तो पहले दोस्त का नाम है सीबे, जो बहुत अमीर है, और यहाँ पे वो यूइची को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ ताकि तुम स्कूल ट्रिप पे आ सको। लेकिन ये बात सीहो को अच्छी नहीं लगती। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीबे जो है वो यूइची को अपना मनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे यूइची बुरा मान जाएगा। तभी बाकी के दो दोस्त यूतोरी और टेंजी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पे सीहो को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि सीबे को माफ कर दो, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। तो यहाँ पे जो टेंजी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और क्लास में उसकी जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी है। तो वहीं पे यूतोरी जो है बहुत ज्यादा शांत रहने वाली लड़की है और उसको पास में बहुत ज्यादा बुली किया गया है। तो देखा जाए तो इन पांचों की बहुत ही गहरी दोस्ती है और यहाँ पे यूइची चाहता है कि ये दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। लेकिन अगले ही दिन सबको क्लासरूम में पता चलता है कि 2 मिलियन येन जो इन लोगों ने जमा किया था स्कूल ट्रिप के लिए वो चोरी हो गया है। जिसके बाद सीहो क्लास में बोलती है कि जो भी चोर है वो सामने आ जाए और माफी मांग ले, हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिसने भी चोरी की है वो अपनी आइडेंटिटी खुद से रिवील क्यों करेगा। लेकिन जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब सीबे और सीहो दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं और काफी दिनों से ये लोग स्कूल नहीं आते हैं। जिसके बाद सभी क्लासमेट्स को ऐसा लग रहा होता है कि इन्हीं दोनों ने चोरी की होगी। फिर एक दिन यूइची को एक लेटर मिलता है उसके घर के बाहर। उस लेटर में लिखा होता है भेजने वाले का नाम और वो होता है सीहो का। उसमें वो लिखती है कि मेरे से स्कूल में आके मिलो। फिर ये भागते हुए उधर पे जाता है। उधर पे ये देखता है कि उसके बाकी के चारों दोस्त भी वहीं पे है और वो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि यूइची तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। लेकिन यहाँ पे फिर सबको पता ये चलता है कि एक्चुअली में किसी ने भी किसी को नहीं बुलाया था। ये तो इनके नाम के लेटर एक दूसरे को दिए गए थे ताकि सब लोग यहाँ पे आ सके। जब तक ये लोग इस चीज का कुछ कर पाते, यहाँ पे यूइची को पीछे से करंट लगता है। जिसके बाद यहाँ पे यूइची बेहोश होने वाला था और वो देखता है कि उसके दोस्तों को कोई किडनैप कर रहा है। अब यूइची जब बेहोश हो जाता है तब वो अपनी माँ को और टीचर को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसके टीचर उसको बता रहे होते हैं कि पैसा इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और वहीं पे उसकी माँ उसको बताती है कि दोस्त हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे यूइची को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसको और उसके दोस्तों को एक रूम के अंदर बंद रखा गया है और वहाँ पे एक डॉल उनके सामने आता है। और इस डॉल को देखते ही यूतोरी समझ जाती है कि ये डॉल का नाम है मनाबो, क्योंकि ऐसा ही एक कैरेक्टर बहुत पहले एनिमेटेड शो में आता था। तभी मनाबो इनको बताता है कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक गेम में, और अगर आप गेम जीत जाते हैं तो पर राउंड आपको 2 मिलियन येन दिए जाएंगे, और अगर आप ये गेम कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल 20 मिलियन येन दिए जाएंगे और इन्हीं पैसों से तुम्हें अपना कर्जा चुकाना होगा। तब यूइची बोलता है कि हमने तो तुमसे कोई कर्जा नहीं लिया, तो हम ये गेम क्यों खेले। तब मनाबो बताता है कि तुमने नहीं लिया, लेकिन तुम पांचों में से किसी एक ने 20 मिलियन येन लेके रखा है हमसे कर्ज, और वो तुम्हें चुकाना होगा। तब यहाँ पे तेंजी बोलता है कि पहली बात तो ये कि तुमने हमें किडनैप कर लिया है, जिसके बाद हम तुम्हारी कंप्लेन कर सकते हैं, और ऊपर से तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि हमने तुमसे कोई कर्ज लेके रखा है। तभी मनाबो बताता है कि तुम में से किसी एक ने 2 मिलियन येन पहले डिपॉजिट कर दिए हैं इस गेम को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे मनाबो इन सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जिस भी व्यक्ति ने तुम्हें इस गेम के अंदर फंसाया है तुम सबको, उसी ने तुम्हारे स्कूल के पैसे को भी चुराया है। इसके बाद मनाबो बताता है कि तुम लोग चाहो तो गेम से बाहर जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों ने जो डिपॉजिट कर रखा है 2 मिलियन येन का, वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। और जिस भी व्यक्ति ने हमसे 20 मिलियन येन का कर्जा लेके रखा है उसे अकेले ही उस पैसे को चुकाना होगा। लेकिन अगर तुम सब लोग पार्टिसिपेट करने को तैयार होते हो तो उस पैसे को तुम पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि हर किसी के हिस्से में 4 मिलियन येन आएंगे। और जैसे जैसे तुम गेम को जीतते जाओगे वो पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन जब तुम गेम को हारोगे तो वो पैसे डबल हो जाएंगे। मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ ताकि तुम लोग बैठ करके डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तब यहाँ पे सीहो बताती है कि एक काम करते हैं, हम लोग गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने पैसा लिया है वो हमारे में से कोई एक है और वो हमारा दोस्त है, तो दोस्त होने के नाते हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे सभी लोग सीहो की बात से एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूइची सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। या तो वो यहाँ से जा सकता है गेम को छोड़ करके, क्योंकि उसने कर्जा नहीं लिया, नहीं तो फिर उसे यहाँ पे रुक करके अपने दोस्तों का साथ देना होगा। और आखिरी में यूइची फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों का साथ देगा और इसके बाद सब लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। उनका पहला गेम स्टार्ट होता है एक रूम के अंदर, जहाँ पे टेबल
टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉइन रखा गया है और हर किसी के नेम के बैजेस भी वहाँ पे रखे गए हैं और इन्हीं बैजेस के ऊपर लगातार इनको शो होता रहेगा कि इनके ऊपर कितना कर्जा है। तो अभी फिलहाल के लिए हर किसी के ऊपर 4 मिलियन येन का कर्जा हो रखा है, लेकिन गेम स्टार्ट हो जाने के बाद ये लोग नहीं दिखा सकते कि इनके ऊपर कितना कर्जा है, और अगर ऐसा किया जाता है तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसका अमाउंट डबल कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इन्हें गेम समझाया जाता है। तो इन सभी के सामने एक बहुत बड़ा सा टेबल है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा कॉइन है। इस कॉइन के ऊपर इन्हें अपना हाथ रखना है और फिर सभी लोगों से एक एक करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहाँ पे अगर इन सबको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए तो कॉइन ऑटोमेटिकली यस के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को भी ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर नो होगा तो कॉइन नो के ऊपर चला जाएगा। और ये जो गेम है ये टेस्ट करेगा कि इनके अंदर कितनी यूनिटी है, और ऊपर से गेम के दौरान इनमें से कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ रहा है केवल वही अपना मुंह खोलेगा। और अगर इस रूल को तोड़ा गया तो तुम्हारा जो डेब्ट है उसको फिर से 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और आखिरी का जो रूल है वो इन लोगों को एक वार्निंग के तौर पे दिया जाता है कि इस गेम के खत्म हो जाने के बाद जिसका सबसे कम स्कोर आएगा उस व्यक्ति के कर्जे में बाकी सबका कर्जा भी जोड़ दिया जाएगा। और गेम स्टार्ट होने से पहले इन लोगों को बताया जाता है कि इस गेम को अगर जीतना है तो अपनी यूनिटी बना के रखना। और इसी के साथ गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सीबे को बोला जाता है सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए। सीबे बोलता है कि क्या माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे सबको लगता है कि कॉइन यस की तरफ जाएगा, लेकिन सब लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं जब कॉइन नो की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो चांस होता है अपने कर्जे को कम करना वो और भी कम हो जाता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे सीहो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे यूची और टेंजी उसे मना करते हैं ऐसा करने से, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो रूल को तोड़ देगी। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है सीहो के द्वारा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और हर किसी को लगता है कि इसका आंसर यस होगा, लेकिन तभी कॉइन नो की तरफ चला जाता है। और इस राउंड के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि इनके बीच में कोई एक ऐसा है जो इन्हें धोखा दे रहा है। और यहाँ पे यूची को ऐसा लगता है कि सीबे वो व्यक्ति है जो इन्हें धोखा दे रहा है। अब ऐसा उसको इसलिए लगता है क्योंकि कुछ दिनों पहले सीबे जाकर के सीओ से मिलता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीओ इसके लिए मना कर देती है और जब वो जबरदस्ती करता है तो उसे पंच मारती है, जिसके बाद वो उससे बात करना बंद कर देती है। और सीबे फिर लगातार हर किसी को बोल रहा होता है कि प्लीज जाकर के सीओ को मनाओ, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं रहा था। लेकिन आखिरी में फिर यूची जाता है सीओ के पास और फिर यहाँ पे सीबे की तरफ से बात करता है, लेकिन आखिरी में फिर सीओ मान जाती है और वो उससे बात करने लगती है। लेकिन यहाँ पे यूची को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं यही तो कारण नहीं कि सीबे यहाँ पे सबको धोखा दे रहा है और यहाँ पे वो अपना बदला लेना चाहता है। और यहाँ पे गेम में अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है टेंजी के द्वारा, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है और इसका आंसर भी यस होना था, लेकिन कॉइन नो की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पढ़ा जाने वाला था यूची के द्वारा, लेकिन यूची देख करके हैरान था कि उसके कार्ड में लिखा हुआ था कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, तुम चाहो तो खुद का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन तभी यूची का ध्यान जाता है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जो कि इस पेज के नीचे लिखे हुए थे, जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी तुम क्वेश्चन पूछोगे अगर उसका आंसर यस निकलता है तो ग्रुप जीत जाएगा, लेकिन अगर सबने आंसर का क्वेश्चन गलत दिया तो तुम्हारा जो कर्जा है वो आधा कर दिया जाएगा। और यहाँ पे यूची समझ जाता है कि उसके जो तीनों दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन पूछे थे उन्हें भी ये बात पता थी, और इसीलिए इतने इजी क्वेश्चंस का भी उन्होंने गलत आंसर दिया ताकि उनका जो कर्जा है वो आधा हो जाए। यहाँ पे यूची भी सोच रहा होता है कि उसे भी यहाँ पे सेल्फिश हो जाना चाहिए और इसको जानबूझ के आंसर को नो की तरफ ले जाना चाहिए ताकि उसका जो कर्जा है वो आधा हो जाए। लेकिन फिर उसको फिक्र होने लगती है यूतोरी की, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन यूतोरी के द्वारा पूछा जाएगा और उसको ये बात पता है कि यूतोरी सबसे कमजोर है, और जब यूतोरी क्वेश्चन पूछेगी तो सब लोग जानबूझ के उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। ऐसा करने से यूतोरी वो राउंड जीत तो जाएगी, लेकिन उसका कर्जा आधा नहीं होगा। और जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो यूतोरी का रैंक सबसे कम निकलेगा, क्योंकि यूतोरी के पास 4 मिलियन का कर्जा होगा और वहीं पे सबके पास 2 मिलियन का कर्जा होगा, यानी कि यूतोरी का रैंक सबसे कम होगा और उसके बाद यूतोरी के ऊपर बाकी सबका कर्जा भी डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूची फेयर खेलना चाहता था और वो चाहता था कि यहाँ पे यूतोरी की मदद करना, इसलिए वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है ताकि इसका आंसर यस निकले। लेकिन फिर से कॉइन नो की तरफ चला जाता है और यहाँ पे यूची समझ जाता है कि कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है और उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। अब आखिरी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है यूतोरी से, और यहाँ पे यूतोरी पूछती है कि क्या हम सभी लोग दोस्त बने रहेंगे। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये गेम को कंडक्ट करवाया है वो लोग कैमरे से लगातार इन पे नजर रख रहे थे, और वो लोग भी ये सोच रहे होते हैं कि जो क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग में आना चाहिए था, जिसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर यस ही निकल करके आता। लेकिन अभी क्योंकि ग्रुप के अंदर सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं कि कौन हो
सकता है जो धोखा दे रहा है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर नो निकल करके आए। तभी यूइची बीच में बोल पड़ता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि यूतोरी के ऊपर सारा कर्जा ना आ जाए, लेकिन ऐसा करने की वजह से यहाँ पे यूइची का कर्जा डबल हो जाता है और वो सबको बोलता है कि तुम लोग जानबूझ के यूतोरी को फंसाना चाहते हो। और ऊपर से रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिसका भी कर्जा सबसे कम होगा वो इस गेम को हार जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन तीनों को ऐसा लग रहा होता है कि यूइची झूठ बोल रहा है, इसलिए ये लोग यूइची से कोई भी बात नहीं करते। और क्योंकि यहाँ पे अब यूइची सबके ऊपर इल्जाम लगा रहा था, तो अगला राउंड जब स्टार्ट होता है तो सब लोग यस की तरफ कॉइन को ले जाते हैं। और जब गेम खत्म हो जाता है तो सबको ये बात पता चलती है कि उनके ऊपर जो 4 बिलियन का कर्जा है उसमें से केवल 4 लाख ही कम हुआ है। और यहाँ पे यूइची के ऊपर जो कर्जा है वो 4 बिलियन का ही रह गया, क्योंकि जब यूइची ने सवाल पूछा था तब सबने नो आंसर दिया था, यानी कि उसका जो कर्जा था वो 2 बिलियन का हो गया था। लेकिन जब उसने बोल दिया सबके सामने तो वो फिर से 4 बिलियन का हो गया। और इसके बाद मनाबू वहाँ पे आता है और बोलता है कि अब हमें सेकंड गेम खेलना होगा। लेकिन यहाँ पे यूइची थोड़ी देर के लिए रुकता है। वो सबके क्वेश्चन पेपर को देखना चाहता था ताकि उसे पता चले कि उनके क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो जाती है क्योंकि हर किसी के पेपर पे जो क्वेश्चन लिखा गया था वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे सीहो भी आ जाती है और वो यूइची के साथ डिस्कस कर रही होती है कि हम में से ट्रेडर कौन हो सकता है। अब यहाँ पे यूइची को ऐसा लग रहा था कि सीहो हो सकती है जो ट्रेडर हो, क्योंकि स्टार्टिंग जब गेम का होने वाला था तब यहाँ पे सीहो ने बोला था कि हमें ये गेम खेलना होगा। और उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम में से कौन ऐसा हो सकता है जिसने कि स्कूल ट्रिप के 2 मिलियन येन चुराए हैं और ऊपर से इन लोगों से कर्जा लेके रखा है। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये होती है कि जब सीहो यहाँ पे यूइची के पास आती है तो वो ये बताती है यूइची को कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ऊपर से वो ये भी रिवील करती है कि जब पहले राउंड का क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं वहाँ पे बोलने वाली थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर भी पेनल्टी डाल दी गई है और मेरा भी जो डेब्ट है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे इन दोनों की बात टेंजी सुन लेता है, लेकिन यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उन्हें ये बात पता चल जाती है कि यूइची बहुत ज्यादा स्मार्ट है और खासकर जब बात पैसों की है तो यूइची को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इन लोग को ऐसा लग रहा होता है कि इतना ज्यादा शार्प माइंडेड भी काफी नहीं होगा यहाँ पे हर गेम जीतने के लिए। और इन 5 दोस्तों में से कोई एक ऐसा है जो इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहता है। अब यहाँ पे जब अगला गेम स्टार्ट होने वाला होता है तो उन्हें बताया जाता है कि इस गेम को कुछ ऑडियंस देखेंगे, वो भी ऊपर से। और ऊपर से इस गेम में तुम्हें अपने दोस्तों की इंसल्ट करनी है। लेकिन अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है, तो मनाबू फिर इन्हें आराम से समझाता है। तो देखो, तुम्हें इस रूम के अंदर जाना है बारी बारी से। फिर उसके अंदर जाने के बाद एक कागज के टुकड़े के ऊपर तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में कुछ बुरी चीजें लिखनी है और उसको एक बॉक्स के अंदर रख देना है। फिर मैं जाऊंगा उस रूम के अंदर और उस बॉक्स के अंदर से उस कागज के टुकड़े को लेकर के आऊंगा और बाद में जो भी तुमने लिखा है वो मैं सबके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद जो ऑडियंस है वो वोट करेगी कि तुम में से किसको कितना ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी तुम में से सबसे पहले फिनिश लाइन को पार कर जाएगा उसके ऊपर सारा कर्जा आ जाएगा और बाकी के 4 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखता है और ऑडियंस तुम्हें वोट नहीं देती है तो इसकी वजह से तुम लोग हर बार एक स्टेप आगे बढ़ोगे, यानी कि तुम सब लोग एक साथ मिल करके फिनिशिंग लाइन को पार कर जाओगे और फिर तुम्हें अगला 3rd गेम खेलना होगा। और आखिरी में मनाबू इन सबको एक वार्निंग देता है कि तुम में से जो भी ट्रेटर है वो ऐसा चाहेगा नहीं कि तुम सब लोग एक साथ फिनिशिंग लाइन को पार करो। यहाँ पे जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है तो पहले 2 राउंड में कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखता और इसकी वजह से सब लोग एक साथ 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा करने की वजह से हर बार जब भी लोग एक स्टेप आगे लेंगे इनके हर एक स्टेप के ऊपर एक कंडीशन आ जाएगा, जिसकी वजह से इनका कर्जा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तभी मनाबू एक नया रूल लेकर के आता है कि जितना भी कर्जा तुम्हारे ऊपर एक एक स्टेप को बढ़ने के बाद आ रहा है, ये सारा कर्जा उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो फिनिश लाइन को सबसे पहले पार करेगा। और इसकी वजह से तीसरा राउंड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जहाँ पे सीहो के बारे में किसी ने कोई बुरी चीज लिखी थी। लिखा ये गया था कि सीहो यूइची को लाइक करती है और उसने टेंजी को भी डेट किया है। और ये चीज देख करके ऑर्गेनाइजर समझ जाते हैं कि एक लव ट्रायंगल फ्रेंडशिप को जल्दी तोड़ देता है और इसकी वजह से अब सीहो को 5 स्टेप आगे बढ़ना होगा और बाकी सब केवल 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सीबे जाता है यूइची के पास और बोलता है कि अगर सीहो तुम्हें लाइक करती थी तो तुम्हें अपने तक ही बात रखनी थी, तुम्हें सबको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे टेंजी फिर सीबे से बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जबकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो मैं रह चुका हूँ। फिर सीहो सबको समझाती है कि एक्चुअली मैं टेंजी को इसलिए डेट कर रही थी क्योंकि हमारे फादर ऐसा चाहते थे। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और वो लोग चाहते थे कि उनके बच्चे भी एक दूसरे से बड़े होकर शादी कर ले। लेकिन मैं टेंजी को प्यार नहीं करती और मैंने उसको ये बात पहले ही बता दी थी, इसलिए अब हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करते हैं। अब ये बात पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टेंजी है उसके मन में फीलिंग्स है सीहो को लेकर के, और ये बात हमें तब पता चलती है जब यहाँ पे सीबे जो है वो सीहो को डांट रहा था। तब टेंजी गुस्से में आ जाता है और उल्टा लड़ पड़ता है सीबे से और फिर दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने ही सीहो के बारे में ये चीजें लिखी होंगी। और यहाँ पे क्योंकि टेंजी स्मार्ट है तो यहाँ पे सीबे से ये बोलता है कि तुमने जानबूझ के रूमर फैलाया है
क्योंकि तुम देखना चाहते थे कि यहाँ पे सीहो एक्चुअली में किससे प्यार करती है। और ऊपर से मैं तो ऐसा काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी लिखा तो हर कोई मुझे ही दोषी मानेगा। और ऊपर से मुझे भी ये बात पता है कि तुम्हारे मन में भी सीहो को लेकर के फीलिंग्स हैं। दोनों ही आपस में और लड़ते इससे पहले कि यूइची बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, यहाँ पे सीहो की फीलिंग्स को भी समझो, और अगर तुम्हें सही में सीहो की इतनी फिक्र है तो आपस में लड़ना बंद करो और यहाँ पे सोचो कि हमें आगे क्या करना है। वहीं पे दूसरी तरफ यूतोरी को जलन हो रही होती है सीहो से, क्योंकि वो देख रही थी कैसे तीनों लड़के यहाँ पे सीहो के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, यानी कि किसी को भी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद चौथा राउंड स्टार्ट हो जाता है और जब चौथा राउंड खत्म होता है तो यहाँ पे मनाबू को 3 पेपर मिलते हैं, यानी कि 3 लोगों के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पे सीहो के बारे में भी एक चीज लिखी गई थी कि सीहो ने प्लास्टिक सर्जरी कराया है, और इसके बाद फिर से सीहो काफी सारे स्टेप्स को छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे यूइची और सीबे जो है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता है हर किसी के बारे में कोई ना कोई सीक्रेट पता चल रहा होता है, और यहाँ पे इनकी जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे टूट रही होती है। अब यहाँ पे सबसे डार्क सीक्रेट पता चलता है यूतोरी के बारे में। सबको ये बात पता चलती है कि यूतोरी ने शुगर बेबी का काम किया है, और ये बात सुनते ही यूतोरी रोने लगती है, क्योंकि उसने ये डार्क सीक्रेट आज तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन यूतोरी इसका इल्जाम डाल रही होती है सीहो के ऊपर, क्योंकि उसने ये बात सीहो को बताई थी और उसने वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन सीहो ने ये बात सबको बता दी। वहीं पे दूसरी तरफ सीबे इस बात पे लगातार कमेंट करने लगता है और यूतोरी के पास्ट को लेकर के गलत गलत चीजें बोल रहा होता है। तो टेंजी को आ जाता है गुस्सा और वो एक पंच मारता है, और फिर वो यूची को बोलता है कि तुम जाओ और यूतोरी को संभालो। फिर इसके बाद काफी सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं और अब हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेंजी है जो सबसे पीछे चल रहा है। मनाबू एक बार फिर से इन सब लोगों को रूल समझाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी रूल में इंटरेस्टेड नहीं है और किसी को भी अपने कर्जे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप अब टूटने वाली है। फिर यूतोरी अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा बुली किया जाता था और कोई भी टीचर मेरी मदद नहीं करता था, और जो लोग मुझे बुली करते थे उन लोगों से बचने के लिए मैं उन्हें पैसे दिया करती थी। अब लगातार तो मैं पैसे जमा नहीं कर पाती थी अपने घर से, तो पैसे जमा करने के लिए मैं शुगर बेबी का काम करने लगी। फिर मेरे को एक अमीर बुढ़ा मिल गया जिसके साथ स्टार्टिंग में तो मैं खाना खाया करती थी, बाद में आगे चल करके वो मेरी फोटो लेने लगा। लेकिन जब वो बात आगे बढ़ गई और उसने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की तो मैं वहाँ से भाग आई। मेरा यकीन करो मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो ऑडियंस थे वो लोग यूतोरी की बात पे यकीन नहीं करते, तो यूतोरी लगातार बोल रही होती है यूची से कि तुम मेरा यकीन करो, क्योंकि यहाँ पे यूतोरी चाहती थी कि यूची बस उस पर बिलीव करे, बाकी कोई करे या ना करे उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे यूची सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने यूतोरी का साथ यहाँ पे छोड़ दिया तो वो अकेले पड़ जाएगी। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ह्यूमंस की सबसे घटिया चीज यही होती है, उनका खुद का अगर डार्क सीक्रेट किसी को नहीं पता चला है तो उनको ऐसा लगता है कि वो लोग सबसे ज्यादा प्योर हैं, और वो लोग ऐसे लोगों को डांट सकते हैं जिनका सीक्रेट सबको पता चल गया है। फिर इसके बाद यूची यूतोरी से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास्ट को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यूची यहाँ पे यूतोरी के कान में कुछ बोलता है, लेकिन वो किसी को सुनाई नहीं देता और उसको बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ये लगता है कि अगर यहाँ पे यूची यूतोरी को माफ कर दे रहा है तो इसका मतलब यूची का भी एक पास्ट है जो उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे जो यूतोरी है वो लगातार यूची से बोलती है कि मुझे कहीं दूर लेके चलो, मुझे सीओ के पास नहीं रहना। अब यहाँ पे सीओ बताती है कि मुझे उसकी स्टोरी के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने यूतोरी की मदद की थी जब काफी सारे लोग उसको एक जगह घेर के खड़े थे और मैंने उसको वहाँ से बचाया था, और तब उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया था। लेकिन मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसके पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजर समझ जाते हैं कि जो ट्रेटर इनके बीच में रह रहा है उसको पैसे से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि वो चाहता था कि सब लोग अलग अलग हो जाएं, और वैसा ही हो रहा है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो कल्प्रेट है वो इन्हीं का दोस्त है। वो जा रहा होता है यहाँ पे 2 मिलियन येन चुराने के लिए जो इन लोगों ने स्कूल ट्रिप के लिए बचा के रखे थे, और तभी ये यूतोरी से टकरा जाता है जहाँ पे इसके आंख के नीचे हल्का सा चोट लग जाता है और वहाँ पे एक स्कार बन जाता है। इस व्यक्ति को ये बात भी पता होती है कि सीओ ने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाया था, क्योंकि सीओ के चेहरे पे एक निशान आ गया था जब वो बचपन में छोटी थी, और यही कारण था कि उसने आगे चल करके प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। और इसी ने यूतोरी का सीक्रेट सबको बताया था, क्योंकि यहाँ पे इसने सीओ को एक कीचेन दे रखा था जिसके अंदर एक माइक लगा था, लेकिन ये बात सीओ को नहीं पता थी। और सीओ जिसके साथ भी बात करती और किससे क्या बात करती ये सारी चीजें इसको पता चलती, और ये कोई और नहीं बल्कि टेंजी है, क्योंकि यहाँ पे इसके भी आंख के नीचे चोट लगी हुई है। और टेंजी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो सीओ को सबसे अलग कर दे और उसके बाद सीओ उसकी लाइफ में वापस आ जाए। यहाँ पे सीओ लगातार टेंजी को समझा रही होती है कि उसने यूतोरी का सीक्रेट सबको नहीं बताया, और यहाँ पे टेंजी ऐसा नाटक कर रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, क्योंकि टेंजी ही था जिसने हर किसी को धोखा दिया है। और अब तक टोटल 5 सीक्रेट हैं जो पता चले हैं हर किसी के बारे में, उसमें से 3 टेंजी ने खुद लिखे हैं। और यहाँ पे अब यूतोरी सीओ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, तो टेंजी सोचती
सोचता है कि उसको सीहो के साथ भी यही करना चाहिए, यानी कि उस सीहो को इस बात पे यकीन दिलाएगा कि यूतोरी ने खुद ही अपना सीक्रेट सबके सामने रिवील किया, ताकि वो तुमको दिखा सके कि तुम सबसे बुरी हो और बाद में यूची के करीब चली जाए। टेंजी को ये बात भी पता होती है कि यहाँ पे यूची जो है वो यूतोरी का साथ ही देगा जब उसका सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। तब वो ये मौका देख करके सीहो के और भी करीब जाने की कोशिश करेगा। तभी मानाबू बोलता है कि हमें गेम को कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ पे यूची फिर टेंजी से बोलता है कि तुम जाओ इस बार पहले। टेंजी को ये बात पता होती है कि वो सबसे आखिरी में है और अगर वो लगातार आखिरी में रहेगा तो हर किसी को उसी पे शक होगा, तो वो अपने ही बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स यहाँ पे लिख देता है नोट के ऊपर, ताकि किसी को भी उस पे शक ना हो। जब टेंजी वापस आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे यूची ने थप्पड़ मार दिया है सीहो को, क्योंकि यहाँ पे सीहो लगातार यूची से बोल रही होती है कि यूतोरी ने अपना ही सीक्रेट यहाँ पे खुद रिवील किया है ताकि वो तुम्हें अपना बना सके। टेंजी को ऐसा लग रहा होता है कि अब उसका प्लान बहुत ही आराम से काम कर जाएगा, क्योंकि अब दोनों लड़कियों का एक दूसरे पे ट्रस्ट हट चुका है। और यहाँ पे सीहो लगातार यूची से बोल रही होती है कि जब लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो उसको पाने के लिए वो काफी सारे गंदे काम भी कर सकती है। अब यहाँ पे सीहो जस्टिफाई करती है अपने प्लास्टिक सर्जरी को और बताती है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन ये सब जान लेने के बावजूद भी यूची उसका साथ नहीं देता। वो यूतोरी के साथ ही खड़ा होता है और उसका साथ निभा रहा होता है। और यहाँ पे सीहो को ऐसा लगता है कि अब उसके साथ कोई भी नहीं है। तब ये मौका देख करके टेंजी समझ जाता है कि अब दोनों लड़कियां एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती और ऊपर से अब यहाँ पे यूची भी जो है वो सीहो पे ट्रस्ट नहीं करता। इसी बात का फायदा उठा करके टेंजी जाता है सीहो के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पे सीहो को भी अच्छा लगता है कि कम से कम टेंजी है जो उसके साथ है। फिर इसके बाद बाकी चार भी उस रूम के अंदर जा करके वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार केवल 2 ही पर्चे थे जिनके अंदर किसी के बारे में लिखा गया था। पहला सीक्रेट तो इतना ज्यादा खास था नहीं, लेकिन दूसरा सीक्रेट ये था कि टेंजी का एज हम सबसे ज्यादा है और ये बात टेंजी ने खुद लिखा था। फिर टेंजी सबको समझाता है कि मैंने एक क्लास 2 बार रिपीट किया था और यही कारण है कि मेरी उम्र तुम सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे टेंजी बोलता है कि ये बात केवल सीहो को ही पता थी और उसका सारा ब्लेम सीहो के ऊपर डाल रहा होता है। टेंजी ऐसा इसलिए करता है ताकि सीहो को ये लगने लगे कि अगर टेंजी ने उसका साथ छोड़ दिया तो फिर उसका साथ निभाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद सीहो इन सबसे और आगे चली जाती है और यहाँ पे सीहो जब एक और कदम लेती है तो उसको एक नया रिवॉर्ड मिलता है। इस रिवॉर्ड के मिल जाने के बाद सीहो यहाँ पे किसी एक को चुन सकती है जिसका सीक्रेट सबके सामने बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति का सीक्रेट किसी और के द्वारा नहीं बल्कि गेम कंडक्ट करवा रहे लोगों के द्वारा बताया जाएगा। और फिर इसके बाद ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उस व्यक्ति को माफ करना है या नहीं। अब ये बात सुनते ही टेंजी डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा होता है कि सीहो उसी को चुनेगी, क्योंकि यहाँ पे सीहो केवल उसी को ट्रस्ट करती है। और अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि 2 मिलियन येन किसी और ने नहीं बल्कि टेंजी ने चुराए थे और ऊपर से इन सबको गेम के अंदर भी टेंजी लेकर के आया है। तभी बीच में सीबे आ जाता है और सीहो को बोलता है कि मुझे चुनो। अब यहाँ पे वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सीहो के मन में वो अपनी जगह बना सके और यहाँ पे सीहो को इम्प्रेस किया जा सके। फिर गेम के द्वारा ये रिवील किया जाता है कि सीबे के जो फादर है वो बहुत ही करप्ट पर्सन है और ऊपर से उन्होंने काफी सारी लड़कियों के साथ गलत काम भी किए हैं और ऊपर से उन्होंने काफी सारे मर्डर केस को छुपाने की कोशिश की है। अथॉरिटीज ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी क्रिमिनल के बच्चे के साथ खेले और यहाँ पे ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये कि अब कोई भी सीबे का साथ नहीं देना चाहेगा। अब टेंजी इस बात का फायदा उठाता है और सबको बोलने लगता है कि कोई भी सीबे का साथ मत देना, क्योंकि हो सकता है कि सीबे भी एक क्रिमिनल हो लेकिन उसके फादर ने ये बात छुपा दी है और इसके बाद सीबे बहुत अकेला पड़ जाता है। अब कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है और यहाँ पे ऑडियंस को भी ये लगता है कि सीबे के बारे में जो चीजें बोली गई हैं वो सही है। फिर इसके बाद सीबे 9 स्टेप्स आगे आ जाता है और यहाँ पे सीओ के बगल में खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होने वाला होता है और यहाँ पे टेंजी सोचता है कि अब वो इस राउंड में सब चीज खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ये राउंड खत्म होता है तब यहाँ पे मानवो बताता है कि केवल एक ही आदमी के बारे में एक डार्क सीक्रेट लिखा गया है और वो है सीबे के बारे में, जहाँ पे लिखा ये गया है कि सीबे ने एक आदमी का खून कर दिया है। टेंजी भी इस बात से हैरान था क्योंकि उसने ये बात नहीं लिखी थी और वो यही सोच रहा होता है कि ऐसा लिख कौन सकता है। अब यहाँ पे वो ज्यादातर तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर कुछ बोलेगा तो सबसे पहला शक उसी पे चला जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है यूइची पे और वो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि यूइची का है। अब यहाँ पे सीबे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने किसी का खून नहीं किया और उसके बारे में जो चीज लिखी गई है ये झूठ है। यहाँ पे टेंजी को भी ये बात पता होती है कि सीबे जैसा एक लड़का किसी का खून नहीं कर सकता और यूइची ने जानबूझ के उसके बारे में ये झूठ लिखा है। फिर सीबे यहाँ पे जाता है मानवो के पास और उसको बोलता है कि ये झूठ लिखा गया है, इसलिए तुम्हें उसको पनिश करना होगा जिसने मेरे बारे में झूठ लिखा है। यहाँ पे मानवो बताता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो तुम्हें सबसे पहले साबित करना होगा कि तुमने किसी का खून
नहीं किया है। सीबे बोलता है कि एक काम करो, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लो, लेकिन मानू बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे फादर ने तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ कर दिया हो। अब यहाँ पे मानू बोलता है ऑडियंस को कि आप लोग क्या सोचते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ऑडियंस को यही लगता है कि सीबे ने सही में खून किया होगा, तो यहाँ पे सीबे का पॉइंट्स बढ़ जाता है। फिर यूजी जाता है सीबे के पास और बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और फिर वो ये भी रिवील करता है कि जो हम में से ट्रेटर है वही सबके सीक्रेट चुपके से लिख रहा है, और गेम की स्टार्टिंग से ही वो हम लोगों से झूठ बोलता आ रहा है। लेकिन अभी यूजी उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसको भी पूरी तरह से नहीं पता कि उनमें से ट्रेटर कौन है। यहाँ पे टेंजी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यूजी ऐसे ही बोल रहा है, मतलब उसको भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ट्रेटर कौन है। फिर यहाँ पे यूजी रिवील करता है कि अगर हम एक साथ लगातार आगे बढ़ते रहते तो इससे हमारा जो कर्ज है वो बढ़ जाता। तब यहाँ पे फायदा केवल गेम के अथॉरिटीज का होता, लेकिन जो ऑडियंस इस गेम को देख रही है उनका कोई फायदा नहीं होता। और ऊपर से हमने अभी देखा कि किस तरीके से सीईओ को एक रिवॉर्ड दिया गया था अगले स्टेप पे, तो उसी तरीके से हम एक साथ अगर आगे बढ़ते रहते तो हमें भी काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाते। इसका एक ही मतलब है कि जब हम फिनिशिंग लाइन को पार कर जाते वो भी एक साथ, तब हमारा कर्जा जो है वो एक जैसा ही रहता, ना तो ज्यादा बढ़ता और ना ही ज्यादा घट जाता। लेकिन इन सभी लोगों को ये बात समझने में बहुत देर हो गई है। तभी यूजी एक प्लान के साथ आता है। वो बोलता है कि सीबे अब क्योंकि सबसे आगे चल रहा है तो हम अपने बारे में कोई ना कोई डार्क सीक्रेट पेपर के ऊपर लिखेंगे, ताकि हम सब लोग भी सीबे तक पहुंच जाएं, और कोई भी इस रूल को नहीं तोड़ेगा। यानी कि कोई भी सीबे के बारे में कोई भी बुरी चीज नहीं लिखेगा, बल्कि अपने बारे में ही लिखेगा। और किसी ने अगर अपने बारे में ना लिख करके सीबे के बारे में लिखा तो हम समझ जाएंगे कि ट्रेडर कौन है। लेकिन टेंजी इससे डिसएग्री कर देता है और बोलता है कि मैं इसको नहीं करने वाला। अगर तुम्हें पता है कि ट्रेडर कौन है तो उसका नाम अभी बता दो। अब यहाँ पे टेंजी जानबूझ के यूजी से लगातार सवाल पूछ रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि यूजी को असली में ट्रेडर कौन है ये नहीं पता, और ऐसा करने से वो यूजी के ऊपर प्रेशर बनाएगा, जिसके बाद यूजी घबरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूजी कुछ भी नहीं बताता, और जब अगला राउंड स्टार्ट होता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि इस बार 10 चिट्ठियां निकलती हैं जिसमें कि हर किसी के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था, और इसकी वजह से यूजी का जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। तब यहाँ पे टेंजी उसको बोलता है कि अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ट्रेडर कौन है। लेकिन यहाँ पे यूजी शांत रहता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ट्रेडर कौन है, मैंने तो ये कहानी ऐसी बनाई थी और मुझे लगा था मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे अब टेंजी पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि उसका प्लान अब एग्जीक्यूट कर जाएगा और वो सीईओ को सबसे अलग कर देगा। और ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक कि सीईओ आखिरी स्टेप तक ना पहुंच जाए। और अब सीईओ क्योंकि आखिरी स्टेप तक पहुंच गई थी तो एक और स्टेप उसको लेना है, और उसके बाद वो थर्ड गेम में पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब सीईओ चाहे कुछ भी कर ले वो पीछे नहीं हट पाएगी। लेकिन तभी गेम के अथॉरिटीज को ये बात पता चलती है कि यूजी स्टार्टिंग से इस गेम को मैनिपुलेट कर रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ पे यूजी चाहता था कि हर कोई एक साथ मिल करके काम करे ताकि ट्रेडर का पता लगाया जा सके। और यहाँ पे यूजी बोलता है कि अगले राउंड के लिए हम सब लोग एक एक पर्चा लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो इन सबको गेम के अंदर ले करके आया हूँ। ऐसा लिखने से होगा यूँ कि अगर हमने झूठ लिखा है तो गेम वाले हमें पनिश करेंगे और हम सब लोग थर्ड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन हम में से जो ट्रेटर है उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और वो यहीं पे रुका रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले टेंजी को भेजा जाता है लिखने के लिए, क्योंकि सीईओ सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसी को कर रही है। अब यहाँ पे टेंजी घबरा जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि उसे वही करना चाहिए जो अभी यूजी बोल रहा है, और बाद में जब वो पकड़ा जाएगा तो वो बहाना मार देगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हर कोई हैरान रहता है, क्योंकि यहाँ पे केवल टेंजी था जिसने कि अपने पेपर पे कुछ लिखा था, बाकी सबने अपना पेपर ब्लैंक छोड़ दिया। फिर इसके बाद टेंजी रोते हुए बहाना मार रहा होता है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन यहाँ पे यूजी बोलता है कि ये बहाने बाद में मारना, पहले ये बताओ कि तुमने क्या क्या किया है। अब यहाँ पे होता यूँ है कि यूजी को स्टार्टिंग से ही शक था टेंजी के ऊपर, और गेम स्टार्ट होने से पहले उसने ये देखा कि कौन कौन ट्रस्ट के लायक है, इसलिए उसने बताया कि वो सीईओ के साथ स्टार्टिंग से ही मिलकर के काम कर रहा था। और यहाँ पे जब वो रूम के अंदर गया तो उसने 2 पर्चे निकाले थे, और अथॉरिटीज को उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसने पर्चे के ऊपर कुछ लिखा है, लेकिन एक्चुअली उसने पर्चा ब्लैंक छोड़ दिया था, और सेकंड पर्चे पे उसने कुछ लिखा था जो उसने सीईओ को दे दिया। और यहाँ पे सीईओ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस पर्चे के अंदर लिखा हुआ था। इसकी वजह से हुआ यूँ कि यहाँ पे यूजी समझ गया कि सीईओ ट्रस्ट के लायक है। अब जब बात यूतोरी की आती है तो यहाँ पे यूतोरी को भी उसने एक पर्चा दिया था, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि सीईओ के साथ लगातार फाइट करते रहो, ऐसा करने से ट्रेडर को ये लगेगा कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हो रहा है। और मैंने यहाँ पे सीबे के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे कि मैं समझ गया कि ये तीनों भरोसे के लायक हैं। लेकिन जब बात तुम पे आती है तो मुझे डाउट था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिस टेंजी को मैं जानता था वो हमेशा शांत रहता था और किसी के बीच में झगड़ा नहीं करवाता था, लेकिन जब से गेम स्टार्ट हुआ है तब से तुम एक दूसरे के बीच में झगड़ा करवा रहे हो।
लेकिन यहाँ पे यूची को ये बात पता थी कि एक आदमी के बारे में एक से ज्यादा सीक्रेट लिखे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूची ने उन तीनों के टैग्स अपने पास रख लिए थे, यानी कि नेम टैग। अब ऐसा करने से उन तीनों के पास कोई चारा नहीं था, बल्कि यूची की बात माननी पड़ती। और यहाँ पे अथॉरिटीज भी समझ जाते हैं कि यूची बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कि इंसानों की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है, और उसने इन तीनों को ऐसा मैनिपुलेट किया कि वो तीनों वही करेंगे जो यूची यहाँ पे करवाना चाहता है। यूची टेंजी को ये भी बताता है कि मुझे तुम पे और भी ज्यादा शक तब हुआ जब तुमने सीबे के ऊपर इल्जाम लगाया कि सीबे ने ही जरूर किसी न किसी के बारे में कोई न कोई बुरी चीज लिखी होगी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सालों से हमने सीबे को अपने बारे में या फिर किसी और के सीक्रेट नहीं बताया है, क्योंकि ये जो सीबे है वो किसी के भी सीक्रेट को जल्दी किसी और को बता देता है, और वो बहुत बड़ा गॉसिप क्वीन है। और ये बात तुम जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इल्जाम लगाया तो सीबे के ऊपर। यहाँ पे टेंजी अब अपनी हार मान लेता है, वो सबसे माफी भी मांगता है, लेकिन अब कोई भी उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर यहाँ पे यूची मानबो के कान में कुछ बोलता है और उसको बताता है कि मैंने गेम के अंदर एक झूठ बोला था, और उस पनिशमेंट के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे थर्ड गेम के अंदर अकेले भेज दिया जाए। फिर ये लोग चेक करते हैं कि यूची ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत, और यहाँ पे वो लोग मान जाते हैं यूची को थर्ड राउंड में अकेले भेजने के लिए। यूची बताता है कि मैंने झूठ ये बोला था कि सीबे ने किसी का खून किया है, जबकि उसने नहीं, मैंने 3 लोगों का खून किया है। अथॉरिटीज को भी बात पता चलती है कि हाँ सही में यूची ने 3 लोगों का खून किया है। यहाँ पे यूची का प्लान ये था कि वो तीसरे राउंड में अकेले जाएगा और आगे चल करके इन्वेस्टिगेट ये करेगा कि इस गेम के पीछे असल में कौन लोग हैं, और यहाँ पे वो अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। सभी को यकीन नहीं होता कि यूची ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मनाबो बताता है कि यूची ने सही में लोगों का खून किया है। सभी लोग झगड़ रहे होते हैं आपस में कि यूची ऐसा कर सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे यूची सोच रहा होता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला था कि दोस्ती पैसे से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन अब यूची को ऐसा लगता है कि दोस्ती एक बोझ से ज्यादा नहीं है, और वो तीसरे राउंड में अकेले जाना चाहता था ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। अब जैसे ही यूची कूदने वाला था तभी टेंजी बोलता है कि मैंने भी एक झूठ बोला है, मैंने सबके सामने बोला कि मेरे अंदर फीलिंग्स है सीओ को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मैं यहाँ पे यूची को चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो यूची को किस करता है और दोनों ही तीसरे राउंड में चले जाते हैं। टेंजी को अलाउ तो कर दिया जाता है तीसरे राउंड के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग अब टेंजी के ऊपर और भी ज्यादा नजर रखेंगे, क्योंकि इन्हें पता ये चलता है कि टेंजी ये गेम एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार खेल रहा है। फिर हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूची की माँ उसको बता रही होती है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे फ्रेंड्स है, ना कि पैसे। फिर यूची अपना सिर हिला करके माँ को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है और अपने टीचर से मिलता है तो वो बताता है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट केवल पैसे हैं। तभी यूची की आँख खुलती है और वो अपने आप को टेंजी को एक गुफा में पाता है। वो टेंजी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे टेंजी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी मानबू की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे मानबू बोलता है कि अगले गेम से पहले तुम्हें 3 दिन तक यहीं पे रुकना होगा। अब इन लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए केवल इनके पास पानी है। यहाँ पे टेंजी यूची को बताता है कि मैंने जो तुम्हें किस किया वो जरूरी था, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जानबूझ के आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अकेले में समझा सकूँ कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया और ऊपर मैंने ये सब क्यों किया था। फिर टेंजी बताता है कि इस गेम के अंदर मेरा दूसरी बार है जब मैंने फ्रेंडशिप का ये गेम खेला है। लेकिन आगे कुछ भी बताने से पहले यहाँ पे टेंजी यूची को बोलता है कि अपने नेम टैग को हाथ से ढक लो, क्योंकि उनके अंदर माइक्रोफोन लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे टेंजी बताता है कि ये सब चीज का कारण है सीहो, क्योंकि सीहो की वजह से मैंने वो चीजें खो दी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो मिडिल स्कूल में टेंजी के 2 बहुत ही करीब दोस्त हुआ करते थे और वो लोग हमेशा टेंजी के साथ रहते थे। फिर यहाँ पे टेंजी डिसाइड करता है कि वो जितने ही पैसे बचाएगा उनसे वो एक बिजनेस खोलेगा, और उस बिजनेस के अंदर ये अपने दोनों दोस्तों को भी शामिल करना चाहता था। टेंजी के दोस्तों को भी इस बात पे हैरानी हुई जब टेंजी ने बोला कि मैं अपने पैसे से बिजनेस खोलना चाहता हूँ और उसमें तुम लोग को भी शामिल होना है। यहाँ पे उनको लगा कि टेंजी अपना पैसा हम पे क्यों बर्बाद करेगा, लेकिन यहाँ पे टेंजी बताता है कि जब तक हम तीनों साथ में हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके 1 साल के बाद वहाँ पे सीओ का भी ट्रांसफर हो जाता है और इन लोगों का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी टेंजी के दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम सीओ को डेट कर रहे हो, और यहाँ पे टेंजी उनको सारी बात बता देता है कि कैसे हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम एक दूसरे से शादी कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये सुन लेने के बाद से ही इनके बिजनेस में जितना ही पैसा इन लोगों को मिलता था ये लोग आपस में बांट लिया करते थे, और इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जब ये लोग हाई स्कूल पहुंच जाएंगे तो ये लोग अपना पैसा डिसाइड करेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और 20 साल के होने से पहले जिस भी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया होगा वही कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन चीजें अचानक से बदल जाती हैं जब ये लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो होगा वो जाकर के सीओ को कन्फेस करेगा कि वो उससे प्यार करता है। टेंजी समझ जाता है कि इनकी दोस्ती टूटने वाली है, लेकिन यहाँ पे टेंजी को ऐसा लगता है कि ये सभी काम फ्यूचर में होगा, इसलिए यहाँ पे टेंजी
इनको कुछ भी नहीं बोलता। फिर इसके कुछ दिन बाद इन्हें फिर से इसी गेम के अंदर ला करके पटक दिया जाता है और यहाँ पे इन्हें ये बात पता चलती है कि इनमें से किसी एक ने इन लोगों से 10 मिलियन येन का कर्जा लेके रखा है। तीनों ही इस गेम को हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेंजी के कंधों के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा आ जाता है और टेंजी को बोला जाता है कि तुम बाहर जाकर के इस गेम के बारे में किसी को नहीं बताओगे। फिर टेंजी जब अपने दोस्तों से पता करता है तो उसे पता ये चलता है कि उसके एक दोस्त ने 10 मिलियन येन लिए थे ताकि वो सीहो के लिए गिफ्ट खरीद सके। लेकिन यहाँ पे टेंजी ये जान करके भी किसी को कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उसको डर था कि गेम कहीं उसकी जान न ले ले। फिर इसके कुछ दिन बाद टेंजी के दोनों दोस्तों ने किसी और जगह एडमिशन ले लिया और दोनों ही सिटी से बाहर चले गए और यहाँ पे सीहो लगातार और प्रेशर बना रही है टेंजी के ऊपर। आखिरी में टेंजी अपने फादर को सारी बात बता देता है क्योंकि यहाँ पे उसकी लाइफ में केवल एक ही पर्सन इम्पोर्टेंट है और वो उसके फादर है। टेंजी के फादर उसकी सारी बात सुनते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर रिलैक्स करो, अब बाकी का काम मैं देख लूंगा। लेकिन उसी दिन टेंजी को खबर पता चलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और यहाँ पे पुलिस वाले ये बता रहे होते हैं कि टेंजी के फादर ने सुसाइड किया है। लेकिन यहाँ पे टेंजी को पता है कि उसके फादर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और घर से जाने से पहले टेंजी के फादर ने बोला था कि मैं सीहो की फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। और यहाँ पे टेंजी को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी लाइफ में उसके दोस्तों का चला जाना, उसके फादर की डेथ हो जाना, ये सभी चीजें कनेक्टेड है सीहो से और तभी से सीहो के ऊपर लगातार टेंजी ने नजर बना के रखी थी। लेकिन यहाँ पे टेंजी को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब टेंजी लगातार सीहो के बारे में पता लगा रहा था तब उसके घर पे एक लेटर आता है। उसमें लिखा ये गया था कि सीहो के पास से रिलेटेड चीजों को ढूंढना बंद करो, नहीं तो तुम भी गायब हो जाओगे अपने फादर की तरह। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं तुम सबको इस फ्रेंडशिप गेम के अंदर लेकर के आया था ताकि मैं तुम्हें सीहो की असलियत दिखा सकूं। लेकिन यहाँ पे यूची की वजह से टेंजी का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अभी भी टेंजी को ऐसा लगता है कि सीहो कुछ तो ऐसा छुपा रही है जो उसको पता है। अब इनके ऊपर जो कर्जा है वो टोटल 10.8 मिलियन का है। लेकिन यहाँ पे यूची बोलता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर टोटल 18.8 मिलियन येन का कर्जा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी ने अपने अमाउंट के साथ छेड़छाड़ की है। अब यहाँ पे यूची को समझ में नहीं आ रहा था कि टेंजी को कैसे पता चल गया कि हम सबका 18.8 मिलियन येन का कर्जा होना चाहिए। ये लोग फिर से अपना सारा डेब्ट जो है कैलकुलेट करने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो भी सेकंड गेम के बाद भी 4 मिलियन येन कम पड़ रहे हैं, यानी कि अभी भी किसी ने हमसे झूठ बोला है। फिर टेंजी बताता है कि हो सकता है सीहो ने हमसे झूठ बोला हो, उसके ऊपर जो कर्जा है वो ज्यादा है लेकिन उसने हमें कम बताया। यूची बोलता है कि अगर सीहो ने मुझसे झूठ बोला है तो वो पक्की एक प्रोफेशनल लायर है। लेकिन यहाँ पे यूची अभी भी टेंजी पे यकीन नहीं कर सकता, वो भी खासकर सेकंड गेम के बाद। यहाँ पे यूची को ऐसा लगता है कि उसके दोस्तों का जो ग्रुप है वो कुछ नहीं बस एक स्ट्रेंजर्स का ग्रुप है, क्योंकि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ पे टेंजी भी बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में ये बात नहीं पता थी कि तुमने किसी का खून किया है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने फादर का बदला लेना है और मैंने देखा है कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि सेकंड गेम में स्टार्टिंग से ही तुम पूरा गेम कंट्रोल कर रहे थे। और फिर यूची को भरोसा दिलाने के लिए टेंजी यहाँ पे अपना नेम टैग दिखा देता है। वो दिखाता है कि उसके ऊपर कितना कर्जा है, लेकिन क्योंकि उसने अपना नेम टैग दिखा दिया तो उसको पनिशमेंट के तौर पे उसका कर्जा डबल हो जाता है। फिर यहाँ पे टेंजी झुकते हुए माफी भी मांगता है यूची से और बोलता है कि प्लीज मेरा इस्तेमाल करो लेकिन मुझे किसी तरीके से अपने साथ रखो। यूची बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा लेकिन मुझे ये सोचने के लिए अभी समय चाहिए। फिर एक और आधा दिन जब बीत जाता है तब यूची पूछता है टेंजी से कि तुम सीबे और यूतोरी के बारे में क्या सोचते हो। टेंजी बोलता है कि मैं उनके बारे में नहीं सोचता क्योंकि वो मेरे कुछ लगते ही नहीं। तब यहाँ पे यूची बोलता है कि पर वो तो तुम्हारे दोस्त थे ना और तुम उनको यहाँ पे लेकर के आए थे, तो एक काम करना, जब तुम इस गेम से बाहर चले जाओ तो उन लोगों से माफी मांगना। हो सकता है वो लोग तुम्हें माफ भी ना करे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अपने सच्चे दिल से उनसे माफी मांगना। यहाँ पर टेंजी बोलता है कि ठीक है मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद यूची बोलता है कि ठीक है अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे तो मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा इस गेम में साथ दूंगा। फिर इसके 3 दिन के बाद दोनों को रिहा कर दिया जाता है। अब गुफा से निकलने के बाद इन दोनों को एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहीं पे मनाबू आता है और वो बोलता है कि अगला जो गेम होने वाला है वो हाइड एंड सीक का होगा, लेकिन इस कॉम्पिटिशन में तुम्हारी जो अपोनेंट की टीम होगी वो 5 लोगों की होगी। लेकिन यहाँ पे टेंजी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सामने कोई और अपोनेंट कैसे आ गए, क्योंकि ये गेम तो फ्रेंडशिप का है ना, तो उनके सामने उनके खुद के दोस्त होने चाहिए। फिर यहाँ पे मनाबू समझाता है कि ट्रू फ्रेंडशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब तुम्हारे सामने कोई अपोनेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम सामने वाले अपोनेंट की टीम को देखते हो कि वो लोग 5 जन हैं लेकिन एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तब तुम्हारे मन में जलन होगी और आगे चल करके तुम अपने दोस्त पे कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। और इस गेम का मेन मकसद भी यही है। इस गेम के अंदर ये देखा जाएगा कि तुम अपने दोस्त पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना ट्रस्ट नहीं खोना है। तो गेम बहुत ही सिंपल है, तुम दोनों टीम में से कोई भी एक प्लेयर जा करके छुप जाएगा और उसको ढूंढने की जिम्मेदारी अपोनेंट की टीम की होगी। और यहाँ पे उस टीम के पास डिसएडवांटेज होगा जिसके पास कम प्लेयर्स हैं, लेकिन जिस टीम के पास ज्यादा प्लेयर्स हैं उनके पास एडवांटेज रहेगा। मनाबू एक और नया रूल इंट्रोड्यूस करता है जहाँ पे बोलता है कि कोई भी टीम का प्लेयर चाहे तो अपने अपोनेंट की टीम के साथ जा करके जुड़ सकता है और यहाँ पे जो भी प्लेयर दूसरी टीम में जा करके शामिल हो
होगा उसका जितना भी कर्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूची की टीम के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे अगर यूची की टीम में से कोई भी ऐसा करता है तो यूची हार जाएगा। फिर यहाँ पे मनाबू यूची को एक ऑप्शन देता है कि एक और टीम है जिसमें से एक ही प्लेयर बचा है, तुम चाहो तो उस प्लेयर को अपने पास रख सकते हो। फिर यहाँ पे यूची पूछता है कि क्या वो एक लड़की है, तो मनाबू बताता है कि हाँ वो एक लड़की है, और यूची बोलता है कि ठीक है, उसको हम अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार है। टेंजी इसके लिए मना भी करता है और बोलता है कि हो सकता है वो लड़की हमें धोखा दे दे, लेकिन यहाँ पे यूची बोलता है कि हम इस गेम को बिना किसी और प्लेयर के जीत नहीं सकते। तुम ही सोचो, हमारी टीम में केवल 2 प्लेयर हैं और इस तरीके से हम गेम को नहीं जीत पाएंगे। तभी मारिया उनके सामने आती है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है यूची के द्वारा। अब देखा जाए तो मारिया जो है वो गेम अथॉरिटी की ही एक प्लेयर है, उसको जानबूझ के यूची की टीम में भेजा गया है ताकि वो लोग यूची के ऊपर नजर रख पाए। फिर यहाँ पे टेंजी बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर के छुपूंगा, तब तक तुम बाहर रहना। ऐसा टेंजी इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि अगर यूची बाहर रहेगा तो मारिया के ऊपर नजर रख पाएगा, कहीं मारिया जाकर के दूसरी टीम में शामिल ना हो जाए। इसके बाद मानबू दोनों ही टीम को 2 घंटे का टाइम देता है, और जब तक ये लोग छुपने जा रहे थे तब यहाँ पे टेंजी एक बार फिर से रूल समझाता है। पहला ये कि तुम अपने अपोनेंट की टीम में से किसी को भी मार के या धमका करके ये बात नहीं पता कर सकते कि उनका प्लेयर कहाँ पे छुपा हुआ है। दूसरा ये कि जो भी प्लेयर छुपेगा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता जब तक ये गेम खत्म ना हो जाए, और अगर किसी भी टीम ने ये रूल को तोड़ दिया तो वो टीम तुरंत हार जाएगी और उनके ऊपर जो कर्जा है वो डबल कर दिया जाएगा। इन सभी लोगों को एक फोन दिया जाएगा ताकि ये लोग अपने प्लेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, और ऊपर से जंगल के बीचों बीच खाना रखा गया है ताकि उस प्लेयर तक ये लोग खाना पहुंचा सके जो प्लेयर छुपने गया है। लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जो भी बंदा छुपने जाएगा उसके पास एक बटन होगा, और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके टीम वाले उसको नहीं ढूंढ पा रहे या फिर उस तक खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो वो चाहे तो क्विट कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पूरी टीम भी हार जाएगी। अब यहाँ पे यूची टेंजी के लिए एक जगह ढूंढ लेता है जहाँ पे वो छुप सकता है, और क्योंकि यहाँ पे यूची अभी तक से मारिया पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करता तो उन लोगों ने मारिया को काफी दूर खड़ा रखा है ताकि मारिया ये जगह ना देख ले। अब यहाँ पे यूची पूछता है टेंजी से कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्योंकि यहाँ पे यूची को ऐसा लग रहा होता है कि टेंजी कब तक इस जगह पे भूखा रह पाएगा। टेंजी बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बटन को कभी प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। और यहाँ पे यूची बोलता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वापस यहाँ पे जरूर आऊंगा। इसके बाद यूची वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी यूची एक बार भी टेंजी से मिलने के लिए नहीं आया। जब से गेम स्टार्ट हुआ है तब से टेंजी ने कुछ भी नहीं खाया, और ऊपर से 2 दिन और बीत चुके हैं लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। इसके अलावा उसने पानी तक भी नहीं पिया है। और यहाँ पे टेंजी अब शक कर रहा होता है कि क्या यूची उसके लिए सही में आएगा भी या नहीं। टेंजी ये भी सोच रहा होता है कि हो सकता है यूची ने अपने साइड बदल लिया हो, यानी कि वो दूसरी टीम में जाकर के मिल गया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये गेम वहीं पे खत्म हो जाता। यहाँ पे टेंजी ये भी सोचता है कि हो सकता है यूची मुझे जानबूझ के टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस गेम में जो भी मैंने उन लोगों के साथ किया वो उसका बदला लेना चाहता है। इसके बाद टेंजी यूची को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे यूची नहीं उठाता बल्कि अपोनेंट टीम के प्लेयर्स उठाते हैं, और वो यहाँ पे टेंजी को बताते हैं कि यूची हमारे साथ आराम से बैठकर खाना पानी खा रहा है और वो मौज मस्ती कर रहा है, उसको तुम्हारी कुछ भी नहीं पड़ी। अगर उसको तुम्हारी पड़ी होती तो अब तक तुम्हें ढूंढने जाता, लेकिन उसने एक बार भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की है, और वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। ये सारी बातें सुन लेने के बाद टेंजी पागल हो जाता है, और वो लगातार यही सोच रहा था कि क्या सही में यूची उसके लिए आएगा भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेंजी लगातार अकेले है, तो लगातार अकेले रहने की वजह से वो पागल होता जा रहा है, और भूख प्यास की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन टेंजी फिर भी क्विट नहीं करता और सोचता है कि उसे यूची को एक मौका देना चाहिए, हो सकता है यूची उसको धोखा ना दे और उसके लिए आ भी जाए। अब हमें इसके बाद 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दूसरी टीम के सभी प्लेयर्स को देखते हैं, और यहाँ पे जो उनका हाइडर होता है वही उनका कैप्टन भी होता है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और ये लोग ये बोलते हैं कि इस पूरे जंगल में किसी भी हाइडर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि कोई भी टीम का मेंबर इतना पागल नहीं है कि वो अपोनेंट की टीम के हाइडर को ढूंढने जाएगा। इस गेम को अगर जीतना है तो अपने अपोनेंट की टीम के मेंबर्स के ऊपर नजर रखो, फिर वो जैसे ही खाना लेकर के जा रहे होंगे अपने हाइडर के लिए तुरंत ही उन्हें पकड़ लो, और इसी तरीके से तुम इस गेम को जीत सकते हो। अब यहाँ पे जो दोनों सुपरवाइजर होते हैं वो लोग आपस में शर्त लगा रहे होते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। अब यहाँ पे 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सुपरवाइजर ये बोलती है कि देखना टेंजी उस बटन को दबा देगा, क्योंकि इस टीम का हर एक प्लेयर बास्केटबॉल खेलता है और ये लोग फिजिकली फिट है। इसका मतलब ये भी है कि ये लोग यूची के ऊपर और मारिया के ऊपर काफी दिनों तक नजर रख सकते हैं, और क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो ये लोग आराम से अपने हाइडर के पास खाना भी ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ टेंजी की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि टेंजी काफी दिनों तक भूखा है, तो उसको भ्रम हो रहा होता है कि यूची उसके पास आ गया है और उसके लिए खाना पानी लेकर के आ गया है। लेकिन इन 3 दिन तक यूची ने केवल
आराम किया है और सप्लाई कैंप के पास बैठ करके बस खाना खाया है। लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर्स को ऐसा लग रहा होता है कि यूची कोई ना कोई प्लान बना रहा है, क्योंकि मारिया ने उन दोनों को बताया है कि यूची के पास कोई तो प्लान है, लेकिन उस प्लान को कब एग्जीक्यूट करेगा इसके बारे में मारिया को भी नहीं पता। तभी यहाँ पे यूची बोलता है कि मैं अपने अपोनेंट की टीम में जाना चाहता हूँ और मैं इस टीम को छोड़ रहा हूँ। अब ये बात सुनते सुपरवाइजर भी चौंकते नहीं, बल्कि ये सोच रहे होते हैं कि हो सकता है यूची के पास कोई प्लान हो। अब दूसरे टीम मेंबर ये सोच रहे होते हैं कि अगर यूची हमारे पास आ गया तो उसका सारा कर्जा टेंजी के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे टेंजी हार भी जाएगा और उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ जाएगा। लेकिन यूची को अपनी टीम में लेने से पहले ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग अपने कैप्टन से बात करेंगे। और ये बात सुनते यूची इन लोगों पे हंसने लगता है। वो बोलता है कि तुम लोग इतना सिंपल सा डिसीजन भी खुद से नहीं ले सकते, क्या तुम्हें इतना डिसीजन लेने का भी हक नहीं है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है, तुम्हें जो बोला जाता है तुम वही करते हो। अब ये बात सुनते यहाँ पे थक गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके टीममेट्स उसको रोक लेते हैं और उसको समझाते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हम लोग हार जाएंगे। अब यहाँ पे ये लोग अपने कैप्टन से जब पूछ करके आते हैं तब वो लोग बताते हैं कि हम लोग यूची को अपने साथ अभी नहीं लेंगे, क्योंकि यूची अकेले आना चाहता है और अगर उसको आना है हमारी टीम में तो उसको मारिया को भी अपने साथ लेकर के आना होगा, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर यूची इनकी टीम में आ गया तो इसके बाद ये मारिया को बता देगा कि हमारा हाइडर कहाँ पे छुपा हुआ है और मारिया जाकर के उसको ढूंढ लेगी और हो सकता है हम लोग गेम हार जाएं। और इसके बाद थग फिर जाता है यूची से बात करने के लिए और बोलता है कि अब तुम्हें अपने साथ मारिया को लेकर के आना होगा। हमें फिर से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूची मारिया को सारा प्लान समझाता है। वो बोलता है कि मैं अपोनेंट की टीम में चला जाऊंगा और उसके बाद उनके हाइडर का लोकेशन तुम्हें दे दूंगा और तुम उसको ढूंढ लेना, लेकिन हो सकता है मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए। अब इसके बाद यूची एक और प्लान बताता है मारिया को। अब ये प्लान सुन लेने के बाद मारिया भी सोचती है कि जितना मैंने सोचा था यूची उससे ज्यादा स्मार्ट है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे यूची थक के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना चाहता। और इसके अलावा यूची यहाँ पे 2 दिन तक खाली बैठा हुआ नहीं था, वो बल्कि यहाँ पे इसलिए बैठा था ताकि वो अपोनेंट की टीम के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब अगले दिन जब अपोनेंट की टीम के 2 मेंबर चले जाते हैं हाइडर को खाना देने के लिए, वहीं पे 2 प्लेयर रुक जाते हैं यहाँ पे यूची के ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन तभी इन दोनों में से एक बंदा चला जाता है मारिया के पीछे और यहाँ पे थक रुक जाता है यूची के लिए। यहाँ पे यूची थक से बात करता है और बोलता है कि तुम्हारी टीम कितना अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ पे थक ऐसा नहीं मानता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब थक बास्केटबॉल टीम के अंदर था तो उसने कई बार ऐसा काम किया जिसकी वजह से कैप्टन को काफी ज्यादा चोट लगी और इसी हादसे के बाद से थक ने अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। फिर यहाँ पे यूची पूछता है कि तुम में से किसने कर्जा लिया था जिसकी वजह से तुम्हें इस गेम के अंदर आना पड़ा, लेकिन इससे पहले थक कुछ बोल पाता उसका साथी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है काम करो थक, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। थक सोचता है कि उसे मारिया के ऊपर नजर रखना चाहिए तो वो वहीं पे चला जाता है। वो देखता है कि मारिया वहाँ पे नहीं है और वो डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कहीं मारिया अपने हाइडर को खाना देने तो नहीं चली गई, लेकिन मारिया कहीं जाती नहीं बल्कि वहाँ पे कपड़ा बदल रही थी और जैसे ही थक उसे देख लेता है वो शर्माते हुए वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद थक अपने ही साथी से बहस कर रहा होता है कि एक काम करो, तुम मारिया के ऊपर नजर रखो, मैं यूची के ऊपर नजर रखूंगा। अब जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी यूची यहाँ पे मारिया को सिग्नल देता है कि भागो तुरंत वहाँ से। यहाँ पे यूची और मारिया दोनों ही अलग अलग जगह पे भाग रहे होते हैं ताकि थक और उसका साथी अलग अलग भागे, लेकिन तभी चारों एक जगह जाकर के मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फिर यूची मारिया को लेकर के भाग रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में ही यूची धक्का देता है मारिया को और उसको नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पे मारिया भी ये चीज देख करके हैरान थी, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी कि यूची उसको फेंकने वाला है। अब यहाँ पे टेंजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है मेंटली और फिजिकली। वो लगातार अपने हाथ में बटन रखता है लेकिन उसको दबाता नहीं और फिर खुद से वादा करता है कि मैंने काफी लोगों को धोखा दिया है लेकिन इस बार मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। और अब टेंजी को जब लग रहा होता है कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे यूची आ जाता है और तुरंत ही उसको पानी पिलाता है, जिसके बाद यहाँ पे टेंजी की हालत थोड़ी सुधर जाती है और लगातार वो खाना खाने लगता है। फिर टेंजी पूछता है कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए थे। अब यहाँ पे यूची बताता है कि एक्चुअली मेरे पास एक प्लान था, लेकिन वो प्लान मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे देखना था कि तुम मुझ पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे टेंजी ने एक बार भी बटन नहीं दबाया तो यहाँ पे यूची समझ जाता है कि वो ट्रस्ट कर सकता है टेंजी को। यहाँ पे टेंजी भी ये बात समझ जाता है कि जब यूची यहाँ पे उसको खाना देने के लिए आ सकता है तो उसका मतलब यूची के पास कोई तो ऐसा प्लान है जिसकी मदद से वो लोग ये गेम जीत सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मारिया को, जिसको बचा ले जाता है इन दोनों प्लेयर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे मारिया को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूची कुछ ऐसा करने वाला है, वो उसी को नीचे फेंक देगा। और यहाँ पे जब मारिया गिरने वाली थी तब थग उसको बचा लेता है, लेकिन थग उसको अकेला नहीं पकड़ सकता था और ऊपर नहीं ला सकता था, इसलिए वो अपने टीममेट को बोलता है कि यूची को छोड़ो और इसको बचाने की सोचो। टेंजी को भी यहाँ पे यूची का सारा प्लान पता चल जाता है, लेकिन वो पूछता है कि अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं करता तो तुम क्या करते। यहाँ पे यूची बताता है कि देखो, इन 3 दिनों में मैंने काफी लोगों की पर्सनैलिटी को पढ़ा है और मुझे पता है कि वो लोग कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम थग को ले लो, वो दिखने में बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल का बहुत अच्छा है और उसने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं उसका उसको पछतावा हो रहा है और वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। इसलिए जब मैंने मारिया को धक्का दिया तो मुझे पता था कि थग जरूर उसकी हेल्प करने जाएगा। और जहाँ तक रही बात उसके साथी की, तो मैंने ये भी चीज देखा है कि उसका साथी लगातार थग का साथ देता है
तो इसका मतलब ये है कि जब थक मारिया की हेल्प करेगा तो यहाँ पे उसका साथी भी थक का हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे यूइची को ये बात भी पता होती है कि ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं, बस इन्हें लड़वाने वाला कोई चाहिए और ये काम मारिया करेगी। और मारिया ने ऐसा करना स्टार्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे सप्लाई कैंप में जब आ जाते हैं थक और उसका साथी तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे थक बोल रहा होता है कि मैं मारिया की टीम में चला जाऊंगा ताकि मैं उसकी प्रोटेक्शन कर सकूं। तो होता यूं है कि जब ये दोनों मारिया को बचा लेते हैं तो यहाँ पे मारिया थक को नहीं बल्कि उसके साथी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि मारिया अभी भी थक से गुस्सा थी क्योंकि थक ने उसे कपड़े बदलते हुए देख लिया था। थक फिर उससे माफी मांगता है और यहाँ पे मारिया बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि यूची आगे चल करके क्या करेगा। तब यहाँ पे मारिया लगातार यूची को डिफेंड कर रही होती है और थक सोच रहा होता है कि ऐसा मारिया क्यों कर रही है। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मारिया ढंग से चल नहीं पा रही थी। तो थक बोलता है एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। अब ये लोग जब सप्लाई कैंप में वापस जा रहे होते हैं तब यहाँ पे मारिया थक से बोलती है कि तुम्हारा शुक्र है जो तुमने मेरी जान बचाई, काश मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर पाती। बाकी के दो मेंबर भी जब अपने हाइडर को खाना दे करके आ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें थक की कोई गलती नहीं है, बल्कि हमें यूइची के ऊपर लगातार नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे यूइची भी अपने हाइडर को खाना दे करके आ जाता है और उसके बाद मारिया को जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे बगल में आकर के बैठो। इस नजारे से थक को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है कि तुम्हें मारिया को जाने देना चाहिए, जो भी तुमने उसके साथ किया है। यूइची बोलता है कि मारिया मेरी टीम में, तो मैं जो भी चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। अब गुस्से में यहाँ पे थक जाता है मारने के लिए यूइची को, लेकिन मारिया उसको ऐसा करने से रोक देती है। वो बोलती है कि यूइची ऐसा ही चाहता है। इसके बाद यूइची मारिया को उसके बालों से पकड़ता है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसको पीटने वाला है। तब अपोनेंट की टीम के मेंबर चले जाते हैं मनाबू के पास और उसको बोलते हैं कि यूइची को ऐसा करने से रोको। लेकिन यहाँ पे मनाबू बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम अपोनेंट की टीम के मेंबर को पीट नहीं सकते हो, लेकिन खुद की टीम के मेंबर के साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इसके बाद थक डिसाइड करता है कि वो यूइची की टीम में चला जाएगा ताकि मारिया की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन तभी थक को उसके टीममेट रोक देते हैं और बताते हैं कि हो सकता है ये सभी चीजें यूइची की एक चाल हो, वो तुम्हें जानबूझ के अपनी टीम में ले आना चाहता है ताकि वो हमारी टीम को कमजोर करे। लेकिन यहाँ पे थक को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि मारिया के ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो सब रियल हैं और यही सब सोच करके थक फिर अपनी टीममेट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद उनके बाकी के टीममेट वहाँ पे आते हैं और उनको ऐसा करने से रोकते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें अपने टीम लीडर के साथ एक मीटिंग बुलानी चाहिए और पूछना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तब यहाँ पे यूइची लगातार चिढ़ा रहा होता है थक को और बोलता है कि तुम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते और यहाँ पे एक लड़की पीट रही है, लेकिन उसको बचाने के लिए भी तुम्हें अपने लीडर से पूछना होगा। लेकिन थक उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ पे अपने लीडर के पास जा रहा होता है पूछने के लिए कि उसे आगे क्या करना है। जब थक वापस आता है तो बोलता है कि मैं मारिया की टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब थक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उनका जो कैप्टन होता है वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मारिया हमारी टीम को ज्वाइन नहीं करेगी। अब यहाँ पे थक और यूइची सेम टीम के अंदर होते हैं तो थक सोचता है कि वो यूइची को पीट सकता है, लेकिन यूइची उनमें से नहीं है जो अपने आप को पिटने दे, इसलिए थक को बांध देता है पेड़ से और उसको तब तक वहाँ से नहीं छोड़ता जब तक वो लड़ना छोड़ ना दे। यहाँ पे यूइची टेंजी को बता देता है कि मैंने उनका एक टीम मेंबर अपने साथ ज्वाइन करवा लिया है। अब मुझे किसी तरीके से इस बात का पता लगाना होगा कि उनका टीम लीडर कहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे थक को खुद पे शर्म आ रही होती है। वो यही सोच रहा होता है कि वो यूइची की टीम में तो आ गया है, लेकिन वो अभी भी मारिया की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। तब मारिया उसके पास आती है और बोलती है कि मेरी छोड़ो, पहले अपनी सोचो, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा टीम लीडर कहाँ पे है तो यूइची तुम्हारी बुरी हालत कर देगा। यहाँ पे थकेस बताता है कि भले ही वो मुझे कितना भी पीटे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि हमारा टीम लीडर कहाँ पे छुपा है। अब यहाँ पे यूइची उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो गए थे ना अपने साथी के साथ अपने टीम लीडर से मिलने के लिए। तब यहाँ पे थक बताता है कि एक्चुअली में जो मेरा साथी है उसने केवल फोन पे कॉल किया था टीम लीडर को और उसने फिर मेरे को बताया कि उन्होंने क्या बोला है। और यहाँ पे फिर यूजी समझ जाता है कि इनके साथ जो ये लड़का है जिसके बाल लाल हैं वही इनका टीम लीडर है। न केवल टीम लीडर बल्कि इस पूरी टीम का मास्टरमाइंड भी यही है और जितने ही फैसले आज तक इन टीम ने लिए हैं वो सब इसी के द्वारा लिए गए हैं। यूजी सोचता है कि अच्छा वो मुझे पहले ही पता चल गया, अगर मुझे बाद में पता चलता तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाता। तभी यूजी को किसी का कॉल आता है जो कि अपोनेंट का ट्रू लीडर होता है। वो बोलता है यूइची को कि अच्छा हो तुमने थक को अपनी टीम में ले लिया, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, अब बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि हम उसे टाइम बॉम्ब क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पे सुपरवाइजर बताते हैं कि जो लाल बालों वाला लड़का है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो घर पे रह करके बोर हो रहा था, इसलिए उसने इस गेम को ज्वाइन किया था। इसका हाइट बहुत ही छोटा है लेकिन इसका दिमाग सबसे बड़ा है और इसने पहले तो ब्लैकमेल किया कैप्टन को और फिर आगे चल करके उसकी जगह ले ली। यहाँ पे चेहरा तो कैप्टन का है लेकिन सारे फैसले ये खुद लिया करता था। यहाँ पे यूची समझ जाता है कि थक को टाइम बम क्यों बोला जाता है, क्योंकि थक को लगातार गुस्सा आता रहता है और कहीं गलती से अगर उसने अपोनेंट की टीम के किसी भी प्लेयर को पीट दिया तो यहाँ पे यूची हार जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि यूची को लगातार यहाँ पे थक के ऊपर नजर रखनी होगी, लेकिन अगर यूची ऐसा करता है तो वो ये चीज नहीं देख पाएगा कि उसके अपोनेंट क्या कर रहे हैं। ऊपर से अपोनेंट की टीम के 2 मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग लगातार यूची और यहाँ
पे मारिया के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। फिर मारिया जब 2 मिनट के लिए कहीं पे जा रही होती है तब लीडर उनके पीछे आ जाता है। अभी लीडर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम गेम की तरफ से आई हो, यानी कि मैनेजमेंट की टीम की तरफ से हो। मारिया से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। लीडर बताता है कि जब यूची और टेंजी यहाँ पे आए थे तो उन्हें 3 दिन तक भूखा रखा गया था और उनके चेहरे पे ये नजर भी आ रहा था, लेकिन जब तुम्हें इंट्रोड्यूस किया गया था तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसको देखने के बाद मैं समझ गया कि तुम मैनेजमेंट की तरफ से हो। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम यूची को धोखा दे दो और हमारी टीम में आ जाओ, लेकिन मारिया इसके लिए मना कर देती है। तब लीडर बोलता है कि क्या तुम नहीं देखना चाहती कि किस तरीके से यूची का हर एक प्लान फेल हो जाए और बाद में वो खुद पे रोए कि उसका सारा प्लान फेल हो गया। मारिया बोलती है कि हाँ मैं देखना तो चाहती हूँ। इसलिए मारिया यहाँ पे चली जाती है यूची के पास और बोलती है कि मुझे टेंजी का लोकेशन चाहिए। यहाँ पे यूजी उसको लोकेशन दे देता है। इसके बाद मारिया जाती है और लीडर को और उसकी पूरी टीम को सच्चाई बता देती है कि टेंजी कहाँ पे है। इसके बाद टेंजी को ढूंढ लिया जाता है और फिर मनाबू बोलता है कि ये गेम खत्म हो गया है और वो सबको एक जगह पे बुलाता है। इसके बाद मनाबू बताता है कि इस गेम को किसी और ने नहीं बल्कि यूची की टीम ने जीता है। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे लीडर चौंक जाता है। वो पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो होता यूं है कि जब हर कोई टेंजी को ढूंढने के लिए चला जाता है तब यहाँ पे थग और यूची अकेले होते हैं और यहाँ पे फिर वो कॉल करता है इनके कैप्टन को और बोलता है कि मैं थग को तब तक पीटता रहूंगा जब तक कि तुम क्विट ना कर दो। यूची ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे करना पड़ता है और वो यहाँ पे लगातार थग को पीट रहा होता है। लेकिन यहाँ पे थग अपने कैप्टन से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बटन को मत दबाना। यूची बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में हुआ करते थे और गलती से एक शॉट के दौरान तुम्हें इंजरी हो गई थी और उस इंजरी का मेन कारण थग था, इसलिए आज मैं थग को वैसा ही दर्द देने वाला हूँ, यानी कि मैं उसकी एक एक करके हड्डी तोड़ता रहूंगा जब तक कि तुम उस बटन को ना दबा दो। और ऊपर से मुझे ये बात भी पता है कि तुम ही वो हो जिसने की पैसा लेके रखा था इन गेम वालों से और तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी पूरी टीम इस गेम के अंदर है। अब इसके बाद थग की हड्डी टूटने की आवाज आ रही होती है, जिसके बाद कैप्टन समझ जाता है कि यूची जो बोल रहा है वो सच है। यहाँ पे रो रहा होता है ये सोच करके कि थग को कितना तकलीफ हो रहा होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी यहाँ पे कैप्टन बटन दबा देता है। फिर इसके बाद कैप्टन सबसे माफी मांगता है कि मैंने क्विट कर दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और ऊपर से मुझे इन गेम वालों से पैसा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली का बिजनेस डूब गया था और मुझे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करना था। ये लोग यहाँ पे गेम तो हार जाते हैं, लेकिन कैप्टन को अभी भी गुस्सा होता है यूची पे और वो लगातार उसको पीट रहा होता है। तब थग आकर के उसको रोकता है और बोलता है कि रुक जाओ, उसने मेरा एक भी हड्डी नहीं तोड़ा है, बल्कि उसने खुद की उंगली को तोड़ लिया ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि वो मेरे को तकलीफ दे रहा है, जिसके बाद तुमने वो बटन दबा दिया और हम गेम को हार गए। ये लोग गेम को तो हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को प्राउड होता है कि इनके कैप्टन ने थग को कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये गेम जीतने के लिए ये लोग थग को पिटने देते तो ये लोग कभी भी कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे यूची बताता है कि मुझे भी पता है कि मारिया जो है वो गेम की तरफ से, यानी कि उनकी मैनेजमेंट की टीम की तरफ से, और यही कारण था कि मैंने मारिया को धक्का दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि उसको कोई ना कोई तो बचाने के लिए आ ही जाएगा। फिर यहाँ पे टेंजी जब यूची को लेकर के जा रहा था तब वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे यूची ने भले ही काफी सारी डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने अपोनेंट की टीम की दोस्ती नहीं तोड़ी और ऊपर से भले ही उसने थग की एक भी उंगली को नहीं तोड़ा और यहाँ पे कैप्टन को मजबूर कर दिया बटन दबाने के लिए। लेकिन अगर कैप्टन थोड़ा सा टाइम और लेता बटन को दबाने के लिए तो हो सकता था यहाँ पे थग सही में टॉर्चर होता। इसके बाद चौथे राउंड में थोड़ा टाइम होता है तो मनाबू बोलता है कि अभी के लिए हम तुम्हें बाहर जाने दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस गेम के बारे में किसी को नहीं बताना है और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसका परिणाम झेलना होगा। अब इसके बाद यूची और टेंजी डिसाइड करते हैं कि वो लोग सीओ को ढूंढेंगे। वो लोग जब अपने क्लास में वापस आते हैं तो वहाँ पे केवल यूटोरी होती है। वो बोलती है कि मुझे तुम दोनों को देख के अच्छा लगा, अच्छा हो तुम लोग बहुत ही जल्द उस गेम से वापस आ गए हो। ये लोग पूछते हैं कि सीओ कहाँ पे है, तो यहाँ पे यूटोरी बताती है कि सीओ पता नहीं कहाँ चली गई है और काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। यूची को ऐसा लगता है कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। तो होता यूँ है कि जब सेकंड गेम के बाद ये तीनों वापस से क्लास के अंदर आते हैं तो क्लास का हर एक व्यक्ति यहाँ पे सीओ के ऊपर इल्जाम लगाता है। वो बोलता है कि तुम ही हो जिसने हमारे पैसे चुराए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन तुमने कहा कि नहीं कैश में तुम्हें पैसे चाहिए और तुम वो पैसे अपने पास रखोगी। इसके बाद यहाँ पे सीबे जो है वो बताना चाहता था सबको सच्चाई कि एक्चुअली में पैसे टेंजी ने चुराए हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो गेम के रूल को तोड़ देगा। इसलिए यहाँ पे सीबे जो है सामने आता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम सबके पैसे कल लौटा दूंगा। और इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सीबे के फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को पता चल गया था कि सीबे के फादर ने क्या क्या गलत काम किए हैं और इसी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूची समझ जाता है कि एक्चुअली में सीबे ने जाकर के अपने फादर को सारी सच्चाई बताई होगी और बोला होगा कि उसको 2 मिलियन किस लिए चाहिए और यही कारण है कि उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया। अगले दिन सीबे सबसे माफी भी मांगता है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सब लोग उसको बुली करने लगते हैं। यहाँ पे सीओ के साथ भी यही हो रहा था, इसलिए दोनों ही स्कूल से बाहर चले जाते हैं और उस दिन के बाद से दोनों स्कूल आना बंद कर देते हैं। ये लोग जब सीबे के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए तो उन्हें पता ये चलता है कि सीबे के फादर की डेथ हो गई है और यहाँ पे उसके मर्डर का इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि सीबे के
ऊपर लगा दिया गया है। सीबे जब यहाँ पे टेंजी और यूची को देखता है तो वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने खून नहीं किया। यहाँ पे टेंजी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यूची उसको ऐसा करने से रोक देता है। यूची यहाँ पे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं टेंजी जोश में आकर के गेम के बारे में सबको बता ना दे। अब यहाँ पे टेंजी देखता है कि सीओ के फादर यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं सीबे को, और यहाँ पे टेंजी बताता है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब वहाँ पे सीओ के फादर थे। यानी कि इन दोनों का शक अब और भी ज्यादा यकीन में बदल जाता है कि सीओ के फादर भी इस गेम में इन्वॉल्व है। जब यहाँ पे सीओ के फादर जा रहे होते हैं तो यूची को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा इस गेम के बारे में पता करने की कोशिश मत करो, नहीं तो ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम्हारे करीबी लोग मारे जाएं। यूची बोलता है कि पहली बात तो ये कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हारी ये धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। इसके बाद यूटोरी उन दोनों के पास आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन यहाँ पे यूची उसको डांटते हुए बोलता है कि पहली बात तो ये कि तुम अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं ले सकती हो और तुम्हें हर बार हमारी हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसा लग रहा है तुम हमारी दोस्त नहीं बल्कि हम पे एक बोझ बन गई हो। फिर यहाँ पे यूची जब टेंजी के साथ घर पे बैठा होता है तो उसको समझाता है कि मैंने जो भी यूटोरी को बोला वैसा बोलना जरूरी था, इससे होगा यूं कि यूटोरी हमसे दूर रहेगी और सेफ रहेगी, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी यूची को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो यहाँ पे यूची को बोलता है कि हमने यूटोरी को किडनैप कर लिया है और तुम्हें यहाँ पे आना होगा। अगर तुम यहाँ पे आते हो और मेरा मनपसंद गेम खेलते हो तो हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं आते हो तो हम यहाँ पे यूटोरी को टॉर्चर करेंगे। और याद रखना कि तुम अपने साथ किसी को लेकर के नहीं आ सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पे यूटोरी को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर यूची को आता है गुस्सा और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूटोरी के साथ कोई भी गलत काम मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यूची जब इनके बताए वो जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो घेर के खड़े हैं यहाँ पे यूटोरी को। इसके अलावा वो देखता है कि उनके में एक ऐसा आदमी है जिसने की मानबू का मास्क पहना हुआ है और इस आदमी का नाम है कुरोकी। यूची जब वहाँ पे आ जाता है तो वो कुरोकी से बोलता है कि अब तुम यूटोरी को जाने दो। कुरोकी बोलता है कि पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, न कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसलिए जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। और ऊपर से मुझे तुम्हारे काफी सारे सीक्रेट्स पता है जो मैं सबको अगर बता दूं तो सोचो तुम्हारा इमेज क्या रहेगा। यहाँ पे यूची नहीं चाहता था कि उसके सीक्रेट के बारे में सबको पता चल जाए, इसलिए वो बोलता है कुरोकी से कि ठीक है मैं तुम्हारा गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। कुरोकी फिर गेम समझाता है। वो बोलता है कि इस गेम में टोटल 3 राउंड होंगे जहाँ पे हर राउंड में तुम्हें फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूटोरी चाहे तो उस पनिशमेंट को खुद के ऊपर ले सकती है। लेकिन यहाँ पे यूटोरी को जब टॉर्चर किया जाएगा तो उसमें दर्द कम होगा, लेकिन जब यूटोरी को टॉर्चर किया जाएगा तो तब तुम बीच में नहीं बोल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों को ही टॉर्चर किया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे यूटोरी के ऊपर सारा फैसला है कि वो खुद को चुनती है टॉर्चर के लिए या फिर यूची को। तो पहला राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी उन्हें पंच मारेगा। अगर यूटोरी खुद को चुनती है टॉर्चर के लिए तो उसे केवल एक ही पंच मारा जाएगा, लेकिन अगर वो यूची को चुनती है तो यूची को टोटल 3 पंच मारे जाएंगे। लेकिन अगर यूटोरी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती तो लास्ट में यूची को ही टॉर्चर किया जाएगा। अब यहाँ पे जब यूटोरी से पूछा जाता है कि तुम किसको चाहती हो टॉर्चर करना, खुद को या फिर यूची को, लेकिन यहाँ पे यूटोरी कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर यहाँ पे यूची उसको सिग्नल करता है बॉडी के जरिए कि मैं इस टॉर्चर को झेल लूंगा। यहाँ पे कुरोकी बोलता है कि भले ही तुमने बात नहीं की लेकिन तुमने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया, इसलिए अब टॉर्चर तुम्हें झेलना होगा। इसके बाद यूची को लगातार 3 पंच मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूची सोचता है कि ये पंच बहुत ही हल्के थे क्योंकि कैप्टन ने जो पंच मुझे मारा था वो अलग ही लेवल का था। इसके बाद यूटोरी बोलती है कि चिंता मत करो, सेकंड वाला टॉर्चर मैं अपने ऊपर झेल लूंगी। तभी कुरोकी जो है यूटोरी का हाथ टेबल के ऊपर रखता है और बोलता है कि इस वाले टॉर्चर के अंदर तुम्हारे नेल्स को उखाड़ा जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे यूटोरी का नेल उखाड़ा जा रहा था तो लगातार उसमें से खून निकल रहा था और यूटोरी डर रही थी। तब यूची सामने आ जाता है और बोलता है कि उसका हाथ छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ लो। कुरोकी बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे अब 3 नेल उखाड़े जाएंगे। तो यहाँ पे यूची बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी करो। फिर यूची के जब तीनों नेल उखाड़ दिए जाते हैं तब यहाँ पे यूची बोलता है कि तुम जैसे इतने सारे लोग इस पागल आदमी की बात कैसे सुन सकते हो। कुरोकी बताता है कि ये लोग मेरी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और ऊपर से मैं स्मार्ट हूँ, और सबसे आखिरी बात कि मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। फिर आखिरी राउंड में कुरोकी बोलता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यूटोरी को चुनो जिसके पूरे कपड़े उतार दिए जाएंगे और उसके बाद उसको हमारे सामने डांस करना होगा, या तो तुम खुद को चुन सकते हो जहाँ पे तुम्हारे हाथ के ऊपर लगातार 3 बार चाकू से वार किया जाएगा और तुम दोनों के पास सोचने के लिए केवल 1 मिनट है। अब यहाँ पे यूटोरी डर रही थी कि वो क्या करे, तब वो बोलती है यूची से कि तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसको मान लूंगी। यूची यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचता और बोलता है कि ठीक है, ये टॉर्चर मैं अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कुरोकी 3 बार हमला करता है चाकू से उसके हाथ पे और फिर बोलता है कि अब ये गेम खत्म हुआ और तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यूची इसके लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि मुझे इस गेम को और खेलना है, लेकिन इससे पहले वो यूटोरी को बोलता है कि तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ के तुम्हें किडनैप किया था। इनका मेन मकसद तो यही था कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हो सकता है तुम कुछ ऐसा देखो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे यूटोरी नहीं जाती और बोलती है कि मैं अब तुम्हारा साथ दूंगी। यूची फिर यहाँ पे कुरोकी को बोलता है
है कि अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेलते हो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन येन दूंगा, और तुम्हें तो मेरे पास्ट के बारे में सब चीज पता है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे पास 10 मिलियन से भी ज्यादा है। कुरोकी इसके लिए मान जाता है। फिर यूची बोलता है कि हम लोग रॉक पेपर सीजर का एक नॉर्मल गेम खेलेंगे। अब इस गेम में होगा यूं कि अगर मैं हारता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 10 मिलियन येन दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी एक एक करके फिंगर को काट दूंगा। अब फिंगर कटेंगी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर तुम्हारा सीजर आया तो तुम्हारी 2 फिंगर काटी जाएंगी, अगर तुम्हारा पेपर आया तो तुम्हारी 5 फिंगर काटी जाएंगी, और अगर तुम्हारा रॉक आया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूची के हाथ पे बैंडेज बंधा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यूची केवल रॉक का इस्तेमाल कर सकता है या फिर पेपर का, और ये बात कुरोकी समझ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये गेम बहुत ही सिंपल होगा और वो आराम से हर एक गेम जीत जाएगा। यहाँ पे यूची ये भी बोलता है कि अगर यहाँ पे कुरोकी गेम को जीत गया तो वो उसके सभी टीममेट्स को भी पैसा देगा, और वो लोग फिर यहाँ पे कुरोकी को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये गेम खेलना चाहिए। फिर कुरोकी गेम स्टार्ट होने से पहले पूछता है कि क्या होगा अगर हम दोनों के बीच में टाई हो गया, जैसे कि मैंने रॉक निकाला तुमने भी रॉक निकाला। तब यहाँ पे यूची बताता है कि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कुरोकी सोचता है कि अगर उसने सीजर का इस्तेमाल किया पहले राउंड में तो हो सकता है उसका 50-50 चांसेस हो जीतने का। यहाँ पे यूची समझ जाता है कि कुरोकी डरा हुआ है, और उसको समझ में आ जाता है कि कुरोकी जो पहले राउंड में चलने वाला है वो ना तो पेपर चलेगा ना सीजर, यानी कि रॉक का इस्तेमाल करेगा। और फिर कुरोकी को बोलता है कि गेम को स्टार्ट करो। पहले राउंड में दोनों ही रॉक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहला राउंड टाई हो जाता है। लेकिन जब सेकंड राउंड होता है तो यहाँ पे यूची जीत जाता है, क्योंकि यूची ने अपना दिमाग लगाया और उसने अपना दूसरा हाथ का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे सीजर निकाल के वो यहाँ पे कुरोकी से जीत जाता है। यहाँ पे कुरोकी बोलता है कि तुमने चीटिंग की है। तब यहाँ पे यूची बोलता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब कुरोकी यहाँ पे डर जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि यूची को पकड़ लो, लेकिन तभी एन वक्त पे वहाँ पे टेंजी आ जाता है। वो अकेला नहीं आता बल्कि गेम के ऑर्गेनाइजर्स के साथ वहाँ पे आ जाता है। लेकिन इससे पहले ये लोग कुरोकी को वहाँ पे लेकर के जाए तो यहाँ पे यूची बोलता है कि अभी हमारा गेम बचा हुआ है, क्योंकि वो मुझसे हार गया था तो मुझे उसकी 5 फिंगर चाहिए। और यहाँ पे टीम के मैनेजमेंट भी उसकी मदद कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। यूची यहाँ पे कुरोकी के फिंगर्स को काटने से पहले उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो अपने साथी में से किसी को बुला सकते हो ताकि वो तुम्हारे बदले का पनिशमेंट झेल ले, और उस व्यक्ति की केवल एक ही फिंगर काटी जाएंगी। यहाँ पे कुरोकी लगातार रोते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन यहाँ पे यूची का क्योंकि काफी सारा ब्लड लॉस हो गया है तो इसकी वजह से यूची बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुपरवाइजर यहाँ पे कुरोकी को अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं। रास्ते में कुरोकी को बताते हैं कि किस तरीके से यूची ने तुमको बुद्धू बनाया। उसने तुम्हें स्टार्टिंग से मैनिपुलेट किया ताकि तुम्हें ये लगे कि वो केवल रॉक निकाल सकता है या फिर पेपर निकाल सकता है, और तभी उसने दूसरे हाथ से सीजर निकाल दिया। न केवल इतना ही बल्कि तुम्हारा जो ट्रस्ट तुम्हारे गैंग मेंबर के बीच में बना हुआ था उसको भी उसने तोड़ दिया। अब यहाँ पे मारिया इन दोनों को एक ऑप्शन देती है और बोलती है कि अगर तुमने सीबे को बचाने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर 500 मिलियन येन का कर्जा आ जाएगा। अब ये बात सुनते ही लोग सोच रहे होते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे यूची को थोड़ी देर के लिए होश आता है और वो बोलता है कि हमें सीबे की जान बचानी होगी, हम उसको गेम के हवाले नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब यहाँ पे यूची चला जाता है हॉस्पिटल में, और यहाँ पे अब इन दोनों के ऊपर है कि उन्हें सीबे को कैसे बचाना है, और पूरा चौथा गेम इसी के ऊपर होगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है।